हेलो फ्रेंड्स, प्लान्स स्टडीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनसाइट आईएएस की जो आर्ट एंड कल्चर वाली प्रीलिम्स स्पेशल मैगजीन है उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला जो आज का टॉपिक है वो है उदा देवी के ऊपर। उदा देवी, इनका पूरा नाम उदा देवी पासी था। ये पासी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। और इनका अभी न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि पूरे अभी क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में इनका शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। ये शहीद हुई थी, किस चीज में शहीद हुई थी? 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था, तो उस समय ये शहीद हुई थी। इनका जो जन्म हुआ था वो अवध के एक छोटे से गांव में हुआ था, यानी कि उत्तर प्रदेश की ये रहने वाली थी। और इन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ इन्होंने बगावत की थी और उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और ये लड़ाई थी, ये कैसे लड़ी थी इन्होंने? ये बेगम हजरत महल के पास गई। बेगम हजरत महल के बारे में आप जानते हैं, ये दिल्ली में उस समय जो बहुत ही एक्टिव थी और अंग्रेजों की नाक में इन्होंने भी दम किया था, बेगम हजरत महल। तो इनके पास ये गई और इन्होंने बोला कि मुझे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। ये अंग्रेजों के अत्याचार से परेशान हो गई थी, तो इसके चलते बेगम हजरत महल ने इनके अंदर जो क्वालिटी थी वो पहचानी और इनको वहां पर एक वुमेन बटालियन तैयार करने में इनकी हेल्प की, बेगम हजरत महल ने। इसके साथ साथ उदा देवी ने 1857 की क्रांति में अपने और भी जो उनकी सिस्टर्स थी, दलित सिस्टर्स, यानी कि दलित कम्युनिटी की और भी जो लोग थे, उसके साथ मिलके इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। और जैसे ही मैंने आपको बताया कि बेगम हजरत महल जो थी, उन्होंने इनको एक वीमेन बटालियन तैयार करने में मदद की थी। उसी तरीके से इन्होंने वाजिद अली शाह, जो उस समय लखनऊ या फिर अवध के जो नवाब थे, तो उनके अंतर्गत वुमेन स्क्वाड की भी एक मेंबर थी। ये वाजिद अली शाह के अंतर्गत एक वुमेन स्क्वाड की मेंबर थी। तो इस वीडियो में ये जो टॉपिक है इसको हमने पूरा डिस्कस कर लिया। चलते हैं नेक्स्ट पे। श्री अरविंदो के बारे में जानते हैं। अभी ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि इनकी 150वीं जयंती अभी मनाई जा रही है। 13 दिसंबर को इनकी जयंती होती है और ये अभी 150वीं जयंती इनकी मनाई जा रही है। इनके बारे में जानते हैं। तो ये एक इंडियन फिलोसफर थे। फिलोसफर उनको बोलते हैं जो कि जीवन से संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं उसको आंसर करते हैं। योगी, योगी का मतलब जो कि स्पिरिचुअल, आप सोच सकते हैं कि उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है योगियों की। महर्षि भी उसी को बोलते हैं, जो कि संत टाइप के लोग होते हैं। और जो पोइट होते हैं, आप जानते हैं कि जो कविताएं वगैरह लिखते हैं। और इंडियन नेशनलिस्ट का मतलब जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में भाग लिया। इन्होंने एक न्यूज़पेपर को भी एडिट किया था, वंदे मातरम। इसके साथ साथ उन्होंने 1910 तक एक्टिव रूप से इंडियन नेशनल मूवमेंट में भाग लिया। 1910 तक, 1910 के बाद थोड़े से ये सक्रिय नहीं रह पाए। उसका कारण ये था कि इनको अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको जेल हो गया था। अलीपुर कंस्पिरेसी केस में इनको जेल हो गया था। और ये की अनुशीलन समिति और बंगाल से भी जुड़े हुए थे। अनुशीलन समिति क्या थी कि उस समय की एक क्रांतिकारी संस्था थी। ये ब्रिटिश को बहुत परेशान करती थी। और एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि इनका जो तरीका था अनुशीलन समिति का, कि बम फेंक के और गोली चला के ब्रिटिशर्स को परेशान करना था। तो ये उसके सदस्य थे, तो इसलिए। और इस केस में, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में इनको जेल हो गई। तो जेल में होने के बाद इन्होंने अपनी स्पिरिचुअल रिफॉर्मर ये बन गए। ये आध्यात्मिक यात्रा इन्होंने अपनी शुरू कर दी और लोगों को अपने विजन्स के बारे में बताना शुरू किया। 1926 में क्या हुआ कि इन्होंने एक दोस्त थे इनके, मीरा अल्फासा। मीरा अल्फासा, 1926 की बात हो रही है। 1926 में क्या हुआ कि इनके आध्यात्मिक दोस्त थे मीरा अल्फासा। उनके साथ मिलकर इन्होंने श्री अरबिंदो आश्रम की पौंडुचेरी में स्थापना की। ठीक है, इन्होंने इंडिया को क्या कहा था? इंडिया को मदर इंडिया बोला था। इन्होंने इंडिया को मदर इंडिया बोला था। बोले थे कि मदर इंडिया की जो शक्ति है वो लाखों बच्चे हैं, यहाँ करोड़ों बच्चे। ठीक है, इन्होंने 3 बुक्स लिखी थी। एक है लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन है, डिवाइन लाइफ नहीं है। एक डिवाइन लाइफ भी बुक है किसी की, लेकिन ये लाइफ डिवाइन है। सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री, लीजेंड एंड ए सिंबल, ये 3 किताबें इन्होंने लिखी थी। अब इनको इंडियन नेशनलिज्म का एक प्रोफेट माना जाता है, यानी कि एक पैगंबर। आप समझ सकते हैं, बहुत बड़ी पदवी है कि इंडियन नेशनलिज्म का एक पैगंबर माना जाता है। जिस तरीके से बंकिम चंद्र तिलक, बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती जी को माना जाता है, उसी तरीके से इनको भी एक प्रॉफिट माना जाता है। और इन्होंने जो अपनी नेशनलिज्म की थ्योरी दी थी वो वेदांत फिलोसफी पे बेस्ड थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती के ऊपर। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको जल्दी जल्दी रिवाइज करने में आसानी होगी। और मेन मेन पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं, कोई चीज आपका छूट नहीं रहा है। पहला जो यहाँ पर आपको टॉपिक दिख रहा है वो है स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनका रियल नाम था
नवरंग राय, इनका जो रियल नाम था वो था नवरंग राय। ये एक साधु टाइप के आदमी थे, सन्यासी टाइप के आदमी थे, एक नेशनलिस्ट थे यानी राष्ट्रवादी जो कि भारत की बात करते थे, और एक पीजेंट लीडर थे इंडिया में, किसानों के नेता थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती। इन्होंने द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का स्थापना किया था 1929 में। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा की इन्होंने स्थापना की थी। क्यों? अब चूंकि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा तो किसानों की सभा है, तो यहाँ पर पीजेंट्स की जो भी कंप्लेंट्स थे जमींदारों के अटैक के विरुद्ध, इन्होंने उसके खिलाफ एक ये जो संस्था उसका फाउंडेशन किया था। यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो जमींदार थे वो पीजेंट्स के किसानों के जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहे थे जबरदस्ती। तो इसके चलते किसान परेशान हो गए और उनके बचाव के लिए, उनकी शिकायतों को सुनने के लिए इन्होंने किसान सभा की स्थापना की। नेक्स्ट यहाँ पर है कि इन्होंने ऑल इंडिया किसान सभा का जो स्थापना हुआ था लखनऊ सेशन में, इन्होंने नहीं की थी। ऑल इंडिया किसान सभा का स्थापना हुआ था लखनऊ में, लखनऊ सेशन जब हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1936 में, तो इन्होंने इसमें भाग लिया और इनको यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंट इनको चुना गया। किसका? ऑल इंडिया किसान सभा का। यानी पहले तो बिहार प्रोविंशियल किसान सभा बनी 1929 में, उसके 7 साल बाद ऑल इंडिया किसान सभा बनी जिसमें इनको पहला प्रेसिडेंट चुना गया। और ये कब चुना गया? लखनऊ सेशन जब हो रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, उसमें। नेक्स्ट यहाँ पर है सुभाष चंद्र बोस एंड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक डिसाइडेड टू ऑब्जर्व अप्रैल 28 एज ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद डे। अब जो सुभाष चंद्र बोस हैं और इन्होंने जो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम 28 अप्रैल को ऑल इंडिया स्वामी सहजानंद डे बनाएंगे। किस लिए? क्योंकि इनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट के दौरान। ठीक है, थोड़ी सर्दी हो गई तो बियर विथ मी प्लीज। नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है वो है सगोल कंजेई। सगोल कंजेई ये क्या है कि अभी होम मिनिस्टर ने, हमारे जो अमित शाह हैं, उन्होंने 122 फुट जो लंबी टॉल स्टैचू है इसको इनॉग्रेट किया। कहाँ पे किया है? इम्फाल में। 122 फीट लंबी स्टैचू है। किस चीज की स्टैचू है? ये एक पोलो प्लेयर की स्टैचू है जो कि मणिपुर पोनी क्या है? एक घोड़े जैसा प्राणी होता है, एक घोड़े जैसा जंतु होता है जो कि मणिपुर में स्पेशली पाया जाता है, और इसका जो नस्ल है वो घोड़े से थोड़ा सा अलग है लेकिन लगता घोड़े जैसा ही है पूरी। मतलब आप पहचान सकते हैं उसको कि घोड़ा ही है लेकिन वो अलग वैरायटी का है। तो उसी की स्टैचू है। अपोलो जानते हैं कि ये खेला जाता है घोड़े पे बैठ के, तो एक मणिपुर पोनी जो घोड़े जैसा प्राणी होता है, मैं बना देता हूँ थोड़ा सा ड्राइंग। ये देखिए, ये मान लिया कि घोड़ा है, ठीक है, अच्छा नहीं बना लेकिन ये मान लिया घोड़ा है, ठीक है, ये घोड़ा है। इस पर एक आदमी बैठा हुआ है और ये पोलो वाली जो है वो स्टिक वो रखे हुए है, ठीक है, ये पोलो वाली स्टिक रखी हुई है, यहाँ पर गेंद है। तो यही स्टैचू 122 फीट लंबी, ये लगभग 122 फीट की लंबी ये स्टैचू है। बैकग्राउंड की बात करें तो मॉडर्न पोलो इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम सगोल कांगजेई, ए स्पोर्ट इंडिजिनस टू मणिपुर। तो आज की हम जो पोलो देखते हैं ना, वो इसी से ओरिजिनेटेड मानी जाती है। यानी कि इसका जो पहले जो सगोल कांगजेई आज चल रहा है ना, इसी से निकल के आज का मॉडर्न पोलो बना है। यानी दोनों खेलों में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो लेकिन जो मॉडर्न पोलो है उसी इसी से इंस्पायर होकर माना जाता है। ये जो स्पोर्ट है, चूंकि ये मणिपुर की बात हो रही है, तो मणिपुर का ये इंडिजिनस स्पोर्ट है, जहाँ पर क्या होता है कि प्लेयर्स जो है वो घोड़ों पे बैठते हैं, और मैंने आपको जैसे बताया कि उस घोड़े का नाम क्या है? मणिपुर पोनी। ये अलग एक घोड़े का प्रजाति है, विच आर रिफर्ड इन रिकॉर्ड डेटिंग बैक टू द 14th सेंचुरी। और ये जो खेल है ये 14वीं सेंचुरी की खेल है, यानी कि 1300 से लेकर 1399 तक के बीच में जो ये ऑरिजिनेशन इसका माना जाता है। वैसे तो इसका ऑरिजिनेशन जो है वो और भी पहले हुआ होगा, क्योंकि ये रिकॉर्ड्स में इतने टाइम में है, हो सकता है इसके पहले लिखा नहीं गया हो, इससे पहले भी ये एग्जिस्ट करता हो। तो बहुत ही पुराना खेल है। मार्जिंग इज कंसिडर्ड द गॉड ऑफ पोलो। जो मार्जिंग नाम का एक जो टर्म आपको दिख रहा है, इनको माना जाता है पोलो के गॉड, ठीक है। द लाई हरोबा फेस्टिवल ऑफ द स्टेट डिपिक्ट्स द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ कोरी फाबा द पोलो प्लेइंग गॉड ऑफ स्पोर्ट्स। देखिए, हम जानते हैं कि जो मणिपुर में एक त्योहार मनाया जाता है लाई हरोबा फेस्टिवल, ये चीज भी आपको याद रख लेनी चाहिए। लाई हरोबा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। इसमें क्या दिखाया जाता है कि जो खोरी फाबा है उनके लाइफ और टाइम्स को दिखाया जाता है। यानी खोरी फाबा एक पर्सन है, उनके जीवन को
यहाँ पर दर्शाया जाता है इसमें। और ये क्या थे खोरी बाबा, ये पोलो प्लेइंग गॉड ऑफ स्पोर्ट्स है, पोलो प्लेइंग गॉड ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। मणिपुर पोनी इज वन ऑफ द 5 रिकॉग्नाइज्ड इक्वीन ब्रीड्स ऑफ इंडिया। अब देखिए भारत में जो 5 रिकॉग्नाइज्ड इक्वीन ब्रीड्स हैं, जो घोड़े की प्रजातियां हैं, उनमें से ये एक है। यानी भारत में 5 घोड़े की प्रजाति पाई जाती है, तो उसमें से एक ये मणिपुर पोनी है। एंड हैज ए पावरफुल कल्चरल सिग्निफिकेंस फॉर मणिपुर सोसाइटी। तो ये मणिपुर के कल्चर में बहुत ज्यादा फेमस है। एक मिनट मुझे ठीक आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके नाम से कौन नहीं वाकिफ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1975, 1875। 31 अक्टूबर को अभी क्या हुआ है कि हमारे जो प्रधानमंत्री उन्होंने 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे के तौर पे इसको मान्यता दे दी है कि अब इस दिन को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाएगा। इनकी मृत्यु कब हुई? 15 दिसंबर 1950। की जो मृत्यु हुई वो 15 दिसंबर 1950 को ही। इनको सरदार पटेल के नाम से जाना जाता है, हम सब जानते हैं। और ये भारत के पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और पहले होम मिनिस्टर थे। वैसे तो बनने वाले थे ये प्राइम मिनिस्टर की रेस में बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू के टक्कर वाले थे, लेकिन किसी कारणवश उनको बनाया गया और ये पहले डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने और इनको होम मिनिस्ट्री का भी चार्ज दिया गया। ही वॉज वन ऑफ द मेन लीडर्स ऑफ खेड़ा सत्याग्रह एंड बारदोली सत्याग्रह। तो 1918 में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह, जैसे कि हम जानते हैं कि जो महात्मा गांधी है उन्होंने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, उसी तरीके से इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था 1918 में। और इन्होंने बारदोली सत्याग्रह में भी एक प्रमुख नेता थे। तो बारदोली की ही जो महिलाएं थी उन्होंने इनको सरदार का टाइटल दिया था। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ही वाज अपॉइंटेड एज द 49th प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑर्गेनाइजिंग द पार्टी फॉर इलेक्शंस इन 1934 एंड 1937 व्हाइल प्रोमोटिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। इन्होंने बहुत सारे काम किए आईएनसी के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि आईएनसी, ठीक। ये उसके 49वें प्रेसिडेंट थे, ठीक है। पहला बात कि ये उसके 49वें प्रेसिडेंट थे। उसके बाद 1934 से 1937 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो इन्होंने उसके लिए कैंपेन किया। और तीसरे बात, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये एक्टिवली पार्टिसिपेट किया इन्होंने। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फॉर हिज कमिटमेंट टू नेशनल इंटीग्रेशन ही इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। इनको अपने जो इन्होंने जो कंसोलिडेशन किया इंडिया का, यानी 563 जो रियासतें थी उनको मिला के इंडिया बनाया, तो इसके लिए इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। He is also remembered as the patron saint of India's civil servants. इनको पैट्रन सेंट ऑफ इंडिया सिविल सर्वेंट बोला जाता है। सिविल सर्वेंट जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बोला जाता है कि इन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज, जो मॉडर्न ऑल इंडिया सर्विसेज है आज की स्थापना इन्होंने की थी। इससे पहले जो थी वो थी आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, ये थी। लेकिन अभी क्या बोला जाता है इसको? ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, ठीक है। ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज जिसको यूपीएससी कनेक्ट कराती है एग्जाम को। तो इसको जो एस्टेब्लिश करने का जो श्रेय जाता है वो इन्हीं को जाता है। नेक्स्ट है द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू वाज डेडिकेटेड टू हिम ऑन 31 अक्टूबर 2018। तो मैं कुछ कुछ हिंदी में बोलता हूँ यार, तो प्लीज माइंड मत किया करें, इससे बोलने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी होती है इंग्लिश के कंपेरिजन में। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैचू है, सिर्फ भारत की नहीं वर्ल्ड की। इनको डेडिकेट किया था 31 अक्टूबर 2018 को, यानी 31 अक्टूबर 2018 को ये बन के तैयार हो गया था। और ये इसकी जो लंबाई है लगभग 600 फीट की है, यानी कि मीटर में बात करें तो 182 मीटर की इसकी ऊंचाई है। वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। ही वाज ए मेजर ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1948। तो 1948 में एक रिजोल्यूशन आया था, लिबरल इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, उसमें इनका एक बहुत महत्वपूर्ण हाथ था। He headed the following committee of the Constituent Assembly। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान जब बनाने का काम हो रहा था, तो क्योंकि संविधान बहुत मुश्किल काम था बनाना, उसके लिए अलग अलग कमेटियों की जरूरत थी। तो जो 3 कमेटियां थे उसमें ये मेंबर थे। पहला है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, तीसरा है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। नेक्स्ट जो यहाँ पर पॉइंट है, इन 2014 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द बर्थडे ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एज नेशनल यूनिटी डे। मैंने आपको जैसे बताया। नेक्स्ट चलते हैं, अब अवार्ड्स के ऊपर हम लोग आते हैं। अवार्ड्स, पद्म अवार्ड्स के बारे में जानते हैं।
तो 1954 में क्या किया गया था कि भारत रत्न और पद्म विभूषण इनको पहली बार अवार्ड के रूप में लाया गया था। कब लाया गया था? 1954 में। 1954 में लाया गया था, भारत रत्न लाया गया और पद्म विभूषण, ये चीज याद रखिएगा, पद्म विभूषण लाया गया, पद्म अवार्ड नहीं लाया गया, पद्म विभूषण अवार्ड लाया गया, ठीक है। While the Bharat Ratna is treated as an exceptional award with only 45 Bharat Ratnas being handed over till date, the Padma Awards are annually conferred to deserving civilians. तो देखिए जो भारत रत्न है वो एक एक्सेप्शनल अवार्ड है जो कि सिर्फ आज तक 45 भारतीयों को दिया गया है, ठीक है, सिर्फ 45 लोगों को दिया गया है। जबकि पद्म अवार्ड है उसको भी दिया जाता है हर साल, सॉरी भारत रत्न को हर साल नहीं दिया जाता है, सिर्फ पद्म अवार्ड को हर साल दिया जाता है टू डिजर्विंग सिविलियंस। लेकिन इसको डिसकंटिन्यू किया गया था 1978, 1979, 1993, 1997 में कुछ कारणों की वजह से, और ऐसे हर साल इनका जो नाम है वो आपको रिपब्लिक डे पे सुनने को मिलता है। अब देखिए टिपिकली क्या है कि 120 से ज्यादा अवार्ड एक साल में नहीं दिए जाते, और इसमें लेकिन 120 जो अवार्ड दिया जाता है, इसके अलावा अगर कोई पोस्टमसली किसी को दिया जा रहा है, यानी किसी को मरने के बाद दिया जा रहा है, या फिर किसी एनआरआई और फॉरेनर्स को दे रहा है, तो इसमें 120 प्लस आप मान सकते हैं। ऐसे नॉर्मली 120 से प्लस नहीं दिया जाता, लेकिन अगर और भी लोग हैं जैसे कि फॉरेनर कोई आ गया या फिर पोस्टमसली किसी को दिया जा रहा है तो 120 से प्लस जा सकता है। तो ऐसे नॉर्मली जो है वो मरने के बाद नहीं दिया जाता, लेकिन कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट उस आदमी की जो कंट्रीब्यूशन है उसको कंसीडर करते हुए उनको पोस्टमसली भी दे सकती है। तो फर्स्ट एवर पद्म विभूषण अवार्ड इन 1954 वेयर साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, आर्टिस्ट नंदलाल बोस, एजुकेशनिस्ट एंड पॉलिटिशियन जाकिर हुसैन, सोशल वर्कर एंड पॉलिटिशियन बाला साहेब गंगाधर खेर एंड डिप्लोमेट एंड एकेडमिक वीके कृष्णा मेनन। अब देखिए पहले जो पद्म विभूषण अवार्ड दिए गए थे 1954 में, किसको किसको दिए गए थे? सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन और बाला साहेब गंगाधर खेर और वीके कृष्णा मेनन। द फर्स्ट एवर नॉन इंडियन पद्म विभूषण अवार्डी वाज भूटानीज किंग जिग्मे दोरजी वांगचुक हु आल्सो रिसीव्ड द अवार्ड इन 1944। तो इन लोगों के साथ जो 1954 में एक और आदमी ने पद्म विभूषण लिया था वो थे उस समय भूटान के राजा, जिनका नाम है जिग्मे दोरजी वांगचुक। इन्होंने भी 1954 में पद्म विभूषण का अवार्ड लिया था, भारत रत्न नहीं लिया था। व्हाट द पद्म अवार्ड्स इंटेल, तो पद्म अवार्ड्स क्या बताता है? अवार्ड्स वर रिप्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टिपिकली एट द राष्ट्रपति भवन। तो जो पद्म अवार्ड्स है इनको कहाँ पर प्रेजेंट किया जाता है? राष्ट्रपति भवन में, यानी अगर आपको मिलने वाला हो तो आपको राष्ट्रपति भवन बुलाया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि द अवार्डीज डू नॉट गेट एनी कैश बट ए सर्टिफिकेट साइंड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें कोई कैश नहीं दिया जाता है, इस अवार्ड में जो पद्मा अवार्ड है उसमें कोई कैश नहीं दिया जाता, बल्कि कैश नहीं दिया जाता, बल्कि इनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिनको वो कहीं भी जो पब्लिक और गवर्नमेंट फंक्शन होकर वहीं पर कहीं पे हो रहा हो तो उसको वहां पे पहन सकते हैं या फिर ले जा सकते हैं, ठीक है। अब ये जो इनको अवार्ड दिया गया है तो ये कोई टाइटल नहीं है, इनको कोई टाइटल नहीं दिया गया, तो इसलिए इनको इनसे ये अपेक्षा की जाती है कि आप इसको अपने नाम के पहले नहीं लगाएंगे। जैसे कि सचिन तेंदुलकर को मिला हुआ है तो वो ऐसा नहीं कह सकता अपना कहीं भी नाम लिखे तो लिखे ऐसा कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा नहीं लिख सकते वो, उसे ऐसा नहीं किया जाता, ठीक है, सिर्फ सचिन तेंदुलकर लिखेंगे अपना। हाँ ये लिख सकते हैं भारत रत्न से सम्मानित, ये लिख सकते हैं। While a Padma awardee can be given a higher award, this can only happen after 5 years of the conferment of the previous award। अब मान लिया मैंने आपको इस चीज को मैं एग्जांपल समझाता हूँ। मान लिया आपको पद्मश्री मिल गया। देखिए पद्म अवार्ड में 3 कैटेगरी है, पहला है पद्म विभूषण, पहला विभूषण, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्मश्री। तो अगर मान लिया मुझे श्री मिल गया या आपको श्री मिल गया तो अब आपको मान लिया सरकार चाहती नहीं, आपका कंट्रीब्यूशन बड़ा है, आपको पद्म विभूषण मिलना चाहिए या पद्म भूषण मिलना चाहिए, तो ये 5 साल आपको बाद देगी, 5 साल के बीच में नहीं देगी। यानी पद्मश्री आपको 2023 में मिला तो आप 2028 में आपको अगला अवार्ड मिल सकता है, इससे पहले संभव नहीं है। All persons without distinction of race, occupation, position or sex are eligible for these awards। अब देखिए हम जानते हैं कि हमारी नीति क्या है कि सबको समानता चाहिए यहाँ पे, तो किसी को भी अवार्ड देने से पहले उसकी जाति प्रजाति नहीं देखी जाती, नस्ल नहीं देखी जाती, उसके क्या काम करता है वो नहीं देखा जाता,
उसकी पोजीशन क्या है सोसाइटी में ये नहीं देखी जाती, सेक्स नहीं देखा जाता, फीमेल है या ट्रांसजेंडर ये नहीं देखा जाता। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स इंक्लूडिंग दोज वर्किंग विद पीएसयूज एक्सेप्ट डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर दीज अवार्ड्स। अब देखिए इसमें एक्सेप्शंस भी हैं कि किसको नहीं दिया जा सकता। तो जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो कि पीएसयू में काम कर रहे हैं उनको नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसमें एक आपको दो एक्सेप्शन है कि पीएसयू भी हो और उसमें वो गवर्नमेंट सर्वेंट के तौर पे काम कर रहा हो लेकिन वो डॉक्टर हो और साइंटिस्ट हो तो उसको मिल सकता है। अकॉर्डिंग टू पद्म अवार्ड सिलेक्शन क्राइटेरिया द अवार्ड इज गिवन फॉर स्पेशल सर्विसेज एंड नॉट जस्ट फॉर लॉन्ग सर्विस। तो पद्म अवार्ड जो दिए जाते हैं, ये तीनों अवार्ड जो दिए जाते हैं आपको, ये तीनों अवार्ड, इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है कि आपको स्पेशल सर्विसेज देने के लिए आपको यहाँ पर जाना जाना चाहिए, यानी आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो स्पेशल सर्विसेज के तौर पे आपको जाना जाना चाहिए। और सिर्फ एक्सीलेंस नहीं, एक्सीलेंस प्लस होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर ये चीज, एक्सीलेंस तो बहुत लोग अचीव कर चुके हैं लेकिन एक्सीलेंस प्लस प्लस चाहिए। एनी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट ए पोटेंशियल रिस्पेंट। अब देखिए मैं अगर चाहूँ और मेरे पड़ोस में कोई महान आदमी रहते हैं जिन्होंने अच्छा खासा काम किया है और मुझे लगता है कि उनको अवार्ड मिलना चाहिए, तो मैं नॉमिनेट कर सकता हूँ उनको। वो खुद भी नॉमिनेट कर सकते हैं और अगर वो खुद इच्छा नहीं करते हैं, जैसे कि कितने लोग होते हैं ना बड़प्पन थोड़ा सा दिखाते हैं कि हाँ भाई मैंने काम किया और मैं ही जाके अपना नाम अनाउंस करूँ, तो ऐसा नहीं है। अगर कोई दूसरा आदमी भी चाहे तो वो भी नाम अनाउंस कर सकता है, वो खुद भी कर सकता है, लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है, अच्छा नहीं लगता ना। और साथ साथ देखिए इसमें सिर्फ पर्सन को नहीं मिल सकता बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। पद्म अवार्ड जो है वो सिर्फ पर्सन को नहीं मिल सकता बल्कि ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है। इसमें क्या करना पड़ता है आपको, ऑनलाइन जाके एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जो भी साइट है इसके, और उस पर आपको 800 वर्ड में एक ऐसे टाइप लिखना होता है जहाँ पे आपको बताना होता है कि उस आदमी ने क्या क्या काम किया। मान लीजिए किसी की तरफ से मैंने भर दिया या मैंने खुद के लिए अपने लिए भर लिया, तो अपने लिए मैं अपना ऑनलाइन फॉर्म भरूंगा और उसमें अपना 800 वर्ड्स में अपना विवरण दूंगा कि मुझे क्यों मिलना चाहिए, मैंने क्या क्या काम किया। The government opens the Padma Award portal for nominations between May 1 and September 15 every year। देखिए कब हम इसको नॉमिनेट कर सकते हैं किसी को या फिर खुद को, वो मई 1 से लेके सितंबर 15 हर साल, यानी कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने लगभग को दिए जाते हैं कि आप जाके नॉमिनेशन फाइल कर सकें। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर, यूनियन टेरिटरी और सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी भेजती है ये नॉमिनेशन की लिस्ट, ताकि आप भी अपनी तरफ से अगर किसी को नॉमिनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। देयर इज आल्सो नो रिजिड क्राइटेरिया और टेंजेंट फार्मूला फॉर सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू एमएचए। द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल इज अमंग द मेन कंसिडरेशन। तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ यहाँ पर चेक बॉक्स है 1 2 3 4 5। चेक बॉक्स में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इन्होंने 10 साल की सर्विस यहाँ पर की हो, यानी कोई मान पेड़ लगा रहा है तो उसके लिए उसको पद्म अवार्ड मान मिलना है। तो ऐसा नहीं है कि ये क्राइटेरिया है कि अगर कोई इन्वायरमेंट के लिए काम करेगा तो उसने 10 साल तक पेड़ लगाया हो, 20 सालों तक सिंचाई की हो, मतलब कोई एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, कितने सालों तक प्लास्टिक का यूज नहीं किया, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस हाँ उसके ओवरऑल उसका जो कंसिडरेशन उसको किया जाता है, यानी कि जो ओवरऑल उसने काम किया है वो सच में वो अवार्ड देने लायक है या नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं है इसका। ऑल नॉमिनेशंस रिसीव्ड फॉर पद्मा अवार्ड्स प्लेस्ड बिफोर द पद्मा अवार्ड कमिटी। अब देखिए ये अवार्ड को डिसाइड कौन करता है कि किसको मिलना चाहिए किसको नहीं, क्योंकि बहुत सारे नॉमिनेशंस आते हैं तो सबको तो नहीं दिए जा सकते। मैंने बताया कि 120 दिए जाते हैं, और अगर कोई बाहर से आया हो या फिर कोई मर गया हो तो उसके लिए प्लस हो सकता है कुछ, लेकिन ये प्लस वाली जनसंख्या है बहुत एक्सेप्शनल है और बहुत कम लोगों को मिलता है ये। तो नॉर्मली 120 लोगों को मिलता है ये। 120 लोगों में जो डिसाइड कैसे करेंगे, अब नॉमिनेशन मान लिया 5000 का आ गया, 5000 लोगों ने भर दिया तो 120 ही लोगों को देना है, तो कैसे डिसाइड होता है वो, उसके लिए कमेटी है, पद्म अवार्ड्स कमेटी, जिसको प्राइम मिनिस्टर हर साल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इसमें देखिए कौन कौन होता है, कैबिनेट सेक्रेटरीज को हेड करते हैं इस कमेटी को, प्राइम मिनिस्टर नहीं हेड करते, कैबिनेट सेक्रेटरी हेड करते हैं, जिसमें होम मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी रहते हैं, फिर प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी रहते हैं और 4 से 6 एमिनेंट पर्सन रहते हैं, यानी जो जाने माने लोग हैं वो इसके मेंबर रहते हैं। और इसके बाद जो ये कमेटी जो रिपोर्ट देती है, जो सिफारिश करती है जिन नामों को, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने अप्रूवल के लिए रखा जाता है, और जब अप्रूवल मिल जाता है तो उनको अवार्ड दे दिया जाता है। कैन द अवार्ड्स बी रिफ्यूज्ड। अब देखिए पद्म अवार्ड को क्या रिफ्यूज किया जा सकता है कि हाँ भाई मान लिया मेरी तरफ से किसी ने या फिर आपकी तरफ से किसी ने फाइल कर दिया इसको मिलना चाहिए और आपको लेने की इच्छुक नहीं है, तो आपको है ना एक कॉल आता है अवार्ड अनाउंस करने से पहले कि इनको इनको मिलना है, उससे पहले
पहले मिनिस्ट्री क्या करती है या जो कमेटी है वो क्या करती है, आपको फोन करती है सबको बताने से पहले, तो आप उसी समय बोल दीजिए कि हाँ मुझे लेना है या नहीं लेना है। तो कई लोग इसका राजनीति के रूप में इस्तेमाल करते हैं और क्या करते हैं कि जब पद्म अवार्ड उनको अनाउंस कर उनको कॉल आया तो उन्होंने बोल दिया हाँ हम ले लेंगे। बाद में क्या हुआ कि बीच में कोई घटना घट गई देश में या फिर घटना नहीं भी घटी और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है वो आदमी, तो उसने क्या किया कि जब रिसिपिएंट की बारी आई तो वो 26 जनवरी के दिन उसको जब अवार्ड मिलना है राष्ट्रपति भवन में तो उस दिन पहुंचा नहीं और उसने अपना एक स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ मुझे इस चीज से नफरत है या फिर गवर्नमेंट की इस पॉलिसी से नफरत है इसलिए मैं ये अवार्ड नहीं ले सकता। तो ये इसका इस्तेमाल भी होता है पॉलिटिकली। नेक्स्ट चलते हैं, अंडमान आइलैंड्स नेम्ड आफ्टर परमवीर चक्र रिसिपिएंट्स। तो अंडमान आइलैंड्स का जो नाम है, निकोबार आइलैंड्स नहीं, अंडमान आइलैंड्स, उनका नाम जो है वो अभी परमवीर चक्र के रिसिपिएंट्स के ऊपर रखा जा रहा है, इसलिए ये न्यूज में है। प्राइम मिनिस्टर नेम द 21 लार्जेस्ट अननेम्ड आइलैंड्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आफ्टर इंडिया किस परम चक्र अवार्डीज। यहाँ पर देखिए अंडमान आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड से मतलब यहाँ पर दोनों से है, दोनों आइलैंड से है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है न्यूज में क्यों है, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने अंडमान और निकोबार के 21 जो लार्जेस्ट अनमैन्ड आइलैंड्स हैं, अननेम्ड आइलैंड्स, यानी कि जो यहाँ पर देखिए ये है अंडमान और ये है निकोबार आइलैंड, ठीक है। यहाँ पर 21 जो सबसे बड़े अननेम्ड जो आइलैंड्स हैं, यानी कि जिन आइलैंड के का कोई नाम नहीं है, तो उनका नाम अभी प्रधानमंत्री ने दिया है किनके नाम पे, 21 जो परम चक्र अवार्डीज हैं उनके नाम पे। बहुत सम्मान की बात है, इनको मिलना चाहिए अवार्ड, सॉरी इनको मिलना चाहिए नाम। बहुत अच्छा किया जो सैनिकों के नाम के ऊपर दे दिया, नेताओं के ऊपर नाम नहीं दिया। द सेरेमनी वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी। अब ये जो सेरेमनी है वो किसके ओकेजन पे की गई, पराक्रम दिवस के अवसर पर। पराक्रम दिवस क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी है, इस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म होता है और इसी सरकार ने क्या किया है कि इनके दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। जैसे सरदार पटेल जी की जन्म दिवस को इन्होंने नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाने की पहल की है, उसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को इन्होंने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की है। जैसे कि अटल जी के जो जीवन दिवस है उसको इन्होंने सुशासन दिवस के रूप में मनाने की पहल की है। बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं इन्होंने। प्रीवियसली रॉस आइलैंड वाज रीनेम्ड नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप इन 2018। अब 2018 में ही क्या हुआ था कि जो रॉस आइलैंड है, उन मैप में लोकेट करना चाहिए रॉस आइलैंड कहाँ पे है, तो जो रॉस आइलैंड है उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया था 2018 में। परमवीर चक्र के बारे में जानते हैं, तो परमवीर चक्र इज इंडिया हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन, यानी कि मिलिट्री के क्षेत्र में अगर किसी को सबसे बड़ा सम्मान मिल सकता है तो वो है परमवीर चक्र। इसको दिया जाता है अवार्डेड फॉर डिस्प्लेइंग डिस्टिंग्विश्ड एक्ट्स ऑफ वैलोर ड्यूरिंग वार टाइम, यानी युद्ध के समय, ऐसे नहीं, युद्ध के समय जिसने बहुत ही ज्यादा शानदार बहादुरी दिखाई हो, मौत से खेल गया, जिन्होंने दुश्मनों के चक्कर छुड़ा दिए युद्ध के समय, तो उनको ये परमवीर चक्र देने की बात होती है। परमवीर चक्र ट्रांसलेट एज द व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव। अब परमवीर चक्र का मतलब क्या होता है, चक्र का मतलब होता है व्हील, वीर का मतलब होता है बहादुर यानी कि ब्रेव, और परम का मतलब होता है सुप्रीम यानी व्हील ऑफ द अल्टीमेट ब्रेव। एंड द अवार्ड इज ग्रांटेड फॉर मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी इन द प्रेजेंस ऑफ द एनिमी। मैंने आपको जैसे बताया ये जो अवार्ड दिया जाता है वो दुश्मन के सामने बहुत ही एक्सेप्शनल बहादुरी दिखाने के लिए किया जाता है। इसको सबसे पहले 1947 में अवार्ड दिया गया था और सबसे लास्ट अवार्ड 1999 में मिला था किसी को, यानी कि सोच सकते हैं आप कि ये इतना एक्सेप्शनल अवार्ड है कि भारत रत्न तो देश में हम लोगों ने देखा 47 या 45 बार शायद मिल चुका है, ठीक है। लेकिन जो परमवीर चक्र है वो लास्ट बार ही दिया गया था 1999 में, आज से 24 साल पहले, सोच सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानते हैं, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था और इसी दिन पराक्रम दिवस के रूप में 23 जनवरी को हर साल मनाते हैं हम लोग। उनका जो प्रभाव था उन पर, वो स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स का बहुत ज्यादा प्रभाव था और वो उनके स्पिरिचुअल गुरु वो मानते थे उनको। इनके जो पॉलिटिकल मेंटर थे या पॉलिटिकल गुरु थे वो कौन थे, चित्तरंजन दास। जैसे कि महात्मा गांधी के कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। फ्रीडम स्ट्रगल में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है वो उसके बारे में जानते हैं। इन्होंने न्यूज़पेपर्स में कुछ एडिटर के तौर पे काम किया था। जैसे कि चित्तरंजन दास की एक न्यूज़पेपर थी फॉरवर्ड, में इन्होंने एडिटर के तौर पे काम किया।
और उनका एक खुद का जो अखबार था वो था स्वराज, इसमें इन्होंने काम किया। नेक्स्ट है स्लोगन। स्लोगन इन्होंने क्या क्या दिया? जय हिंद, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, चलो दिल्ली, इत्माद, इत्तेफाक एंड कुर्बानी, ये इनके नारे थे। कितने मतलब जबरदस्त नारे हैं। जय हिंद, जिसका हम लोग हर पब्लिक सेरेमनी में जब इस्तेमाल करते हैं तो जय हिंद बोलता ही है लोग, कोई भी खत्म करता है अपनी बात को। तो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये तो भाई इनके नाम से ही फेमस है। चलो दिल्ली, या दिल्ली चलो, इन्हीं के द्वारा दिया गया। और इत्तेफाक, इत्तेफाक, इत्माद और कुर्बानी, यानी कि फेथ, यूनिटी और सेक्रीफाइस, ये भी इनका नारा है। बोस वाज द फर्स्ट पर्सन टू एड्रेस महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी को जो फादर ऑफ द नेशन बोला था, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस नहीं बोला था। इन्होंने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का इन्होंने खंडन किया था, या फिर इन्होंने इसकी रिपोर्ट का विरोध किया था। क्यों? क्योंकि मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट में वो बात लिखी गई थी इंडिया के बारे में कि हम ब्रिटिशर से डोमिनियन स्टेटस चाहते हैं, जबकि सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि नहीं, हम डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहेंगे, हम पूरा तरीके से स्वतंत्रता चाहेंगे। डोमिनियन स्टेटस की बात करें तो जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया है, ये डोमिनियन स्टेटस में है। ऑस्ट्रेलिया डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि हमारा जो मेन राजा है, राजा की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री हमारे यहाँ रियल किंग है, लेकिन जो नाम का जो राष्ट्रपति होता है वो होता है, नाम के लिए राष्ट्रपति है, लेकिन जो पावर असलियत में होती है वो पीएम के पास होती है। उसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया नाम का स्वतंत्र है, काम का स्वतंत्र है, लेकिन नाम है ब्रिटिशर्स के अंतर्गत। नाम ब्रिटिश का है लेकिन काम ऑस्ट्रेलिया का है। ये हरिपुरा में 1938 में, यह हरिपुरा में कांग्रेस प्रेसिडेंट भी बने थे। इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया था कांग्रेस के अंतर्गत ही, यानी कांग्रेस के अंतर्गत ही नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। क्योंकि इसको कांग्रेस में इनको कुछ मतभेद हो गया था कुछ लोगों से, इसके चलते इन्होंने अपनी अलग उसमें पार्टी बना ली, पार्टी के अंदर ही पार्टी बना ली। इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो ही अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट। तो इन्होंने आजाद हिंद गवर्नमेंट का गठन किया था। और इंडियन नेशनल आर्मी का गठन इन्होंने संभाला था, इसका चार्ज 21 अक्टूबर 1943 का। आईएनए का जो पहली बार गठन किया गया था वो मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। इन्होंने फिर सुभाष चंद्र बोस को इसका हेड बना दिया और इसके बाद इन्होंने इसका चार्ज ले लिया। दूसरे ऑनर्स की बात करें जो सुभाष चंद्र बोस को दिए गए सम्मान में, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी दिया जाता है हर साल, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही के नाम पर ही है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा मुझे नहीं दिया। नेक्स्ट चलते हैं, पुलित्जर प्राइज के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। पुलित्जर प्राइज, Reuters news agencies, 4 Indian photographers, Danish Siddiqui, Adnan Abidi, Sana Irshad Mattu, and Amit Dave have won the 2022 Pulitzer Prize for feature photography for their coverage of India's COVID-19 crisis। अब देखिए, रियूटर न्यूज एजेंसी का नाम आपने सुना होगा, तो उसके 4 इंडियन फोटोग्राफर्स थे। 4 इंडियन फोटोग्राफर्स थे जो इसमें रियूटर में काम कर रहे थे। नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इन्होंने भी क्या जीता है, 2022 का पुलित्जर प्राइज जीत लिया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने इंडिया की जो कोविड-19 क्राइसिस थी उस समय बहुत ही अच्छी फोटोग्राफी की थी इस डिजीज को लेके। इन 1937 इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट गोविंद बिहारी लाल, ए मेंबर ऑफ द गदर पार्टी इन अमेरिका, बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द पुलित्जर प्राइज फॉर जर्नलिज्म। तो 1937 में क्या हुआ कि इंडियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थे गोविंद बिहारी लाल, इंडियन अमेरिकन, यानी कि इनका जन्म तो अमेरिका में हुआ था लेकिन इनका ओरिजिन इंडियन था। ये गदर पार्टी के एक मेंबर थे, तो इनको पहली बार पुलित्जर प्राइज मिला था जर्नलिज्म के लिए। ये पहले इंडियन थे, गोविंद बिहारी लाल। इस प्राइज के बारे में जानते हैं, ये एनुअली दिया जाता है, हर साल दिया जाता है। किस लिए? न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में और ऑनलाइन जर्नलिज्म में, लिटरेचर में और म्यूजिकल कंपोजिशन में अगर आपने कोई अचीवमेंट की हो तो आपको ये अवार्ड मिल सकता है। इन सारे फील्ड्स में आपको चाहिए। 3 तो आपके मीडिया क्षेत्र के ही हैं, लिटरेचर भी कहीं ना कहीं आपको लोगों से जोड़ता है, म्यूजिकल कंपोजिशन भी लोगों से जोड़ता है। तो इसमें अगर आपका कोई अचीवमेंट है तो पुलित्जर प्राइज आपको मिल सकता है। 1917 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था।
इन द विल ऑफ जोसेफ पुलित्जर। ये न्यूज़पेपर पब्लिशर थे, तो इन्होंने शुरू किया था इसको। इसको एडमिशन किसके द्वारा किया जाता है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएस के द्वारा किया जाता है। गांधी मंडेला अवार्ड के बारे में जानते हैं। अभी 2022 में क्या हुआ कि 2022 का जो गांधी मंडेला अवार्ड है वो किसको दिया गया? दलाई लामा जो 14वें अभी दलाई लामा है उनको ये दिया गया। अब ये जो दलाई लामा है, 14वें जो दलाई लामा है, उनको 1989 में नोबेल पीस प्राइज भी दिया जा चुका है। इसके साथ साथ इनकी जो शिक्षा है वो क्या है? फिलोसफी ऑफ पीस की शिक्षा है इनकी, यानी कि शांति का सिद्धांत या शांति का दर्शन। इसमें ये बोला है कि सबकी जिम्मेदारी है कि ये मानव जाति की जिम्मेदारी है कि सबको लेके चले और इसमें आपको प्रकृति को भी लेके चलना है। इस अवार्ड के बारे में जानते हैं जो इनको दिया गया है। ये गांधी मंडेला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रजिस्टर्ड एनजीओ है। ठीक है, ये जो इनको दिया गया है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रजिस्टर्ड एनजीओ है। और इसको दिया जाता है, शुरू किया गया कब से? 2019 से इसको शुरू किया गया है। जब गांधी जी का 150वां जयंती था तब से इस अवार्ड को दिया जाना शुरू किया गया है। अब इसमें देखिए किसको दिया जाता है? ये उन पर्सनालिटीज को दिया जाता है जिन्होंने गांधी और मंडेला जी की जो लेगेसी है उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। ठीक है, जैसे कि गांधी जी और मंडेला किसके बारे में बात करते थे? पीस, सोशल वेलफेयर, कल्चर, इन्वायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स, इनोवेशन। तो इतने सारे फील्ड्स में ये इन्होंने बात की थी, तो इनको इन फील्ड में जो भी जिन्होंने एक्सेप्शनल काम किया तो उनको दिया जाता है। रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में जानते हैं। 1958 में इसकी शुरुआत हुई थी। रमन मैग्सेसे अवार्ड की 1958 में शुरुआत हुई थी। इसको एशिया का इक्विवेलेंट बोला जाता है नोबेल प्राइज का, यानी कि एशिया का नोबेल प्राइज इसको बोला जाता है। और इसमें जो भी एशिया में जो लोग लीडरशिप और कम्युनिटेरियन कर रहे हैं उनको ये दिया जाता है एशिया में। अब जिनके नाम पर ये अवार्ड है वो कौन थे? ये प्रेसिडेंट के 7वें प्रेसिडेंट थे फिलीपींस के। फिलीपींस जो देश है उसके 7वें प्रेसिडेंट है। फिलीपींस साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है। इन्होंने 1953 से लेकर 1957 तक इन्होंने शासन किया था। 1957 में इनकी मृत्यु हो गई थी प्लेन क्रैश में। हिस्टोरिकल इवेंट्स के ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ये देखिए ये जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर है, ये अलीनगर उस समय कलकत्ता को नाम दिया था। किसने दिया था? सिराजुद्दौला ने। सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का नाम दिया था अलीनगर। हुआ क्या था कि जब हम जानते हैं कि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में नहीं पड़ रही थी, इसलिए क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो जो उनको फरमान मिला था फारूकसियर से उसका ये मिसयूज कर रहे थे, जिसके चलते जो बंगाल की गवर्नमेंट थे उसको नुकसान हो रहा था और यहाँ के लोगों को लॉस हो रहा था, जबकि ब्रिटिशर्स इससे फायदा कमा रहे थे इसका गलत इस्तेमाल करके। तो इसके चलते इन दोनों के बीच में सिराजुद्दौला और बंगाल के जो ब्रिटिशर्स थे उनके बीच में मामला जो है वो गर्म होता जा रहा था। तो क्या किया, इसी बीच में जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने अपने जो फोर्ट है कलकत्ता में उसको फोर्टिफाई करना शुरू कर दिया बिना बंगाल के जो नवाब थे उस समय सिराजुद्दौला उनकी परमिशन के। तो इससे आ गया इनको गुस्सा और इन्होंने यहाँ पर ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला कर दिया और फोर्ट को कैप्चर कर लिया। और इसके चलते क्या हुआ कि यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे उनको भाग के और समुद्र में जाके शरण लेनी पड़ी। समुद्र में एक आइलैंड था वहां पे जाके इनको शरण लेनी पड़ी। लेकिन चूंकि उस समय अंग्रेज बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके थे तो इस चीज को देखते हुए दोनों के बीच में फिर संधि हुई। सिराजुद्दौला संधि करने में इनको लगा कि अच्छा है, तो इन्होंने ट्रीटी ऑफ अलीनगर किया। अलीनगर क्यों किया, कलकत्ता क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया था उस समय अपने लिए, कि हम इस चीज को जोड़ देते हैं कि कलकत्ता हमारा है और यहाँ पर कोई भी फोर्टिफिकेशन वगैरह करता है तो ये न समझे कि ये एरिया उनका हो जाएगा। तो इस चीज को जोड़ने के लिए उन्होंने इस चीज की स्थापना नाम जो है उनका चेंज किया था। इस ट्रीटी का सिग्निफिकेंस इसलिए है क्योंकि साइनिंग ऑफ दिस ट्रीटी वाज वन ऑफ द इवेंट्स लीडिंग अप टू द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। अब इसी ट्रीटी के दम पर क्या हुआ कि आगे चल के बैटल ऑफ प्लासी हो गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इसमें बाज नहीं आए। इस ट्रीटी के बाद भी वो बाज नहीं आए। टाइमलाइन ऑफ द इनिशियल फेज ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन इंडिया। तो अभी टाइमलाइन इसकी बात करते हैं। तो 1600 में क्या हुआ, ये कंपनी इंडिया में आई जिसके पास इंडिया में ट्रेड करने का मोनोपोली था, इसके पास और कोई कंपनी नहीं कर सकती थी। 1613 में क्या हुआ कि जहांगीर ने फरमान जारी किया या फिर एक आपको बोल सकते ऑर्डर जारी किया जिसमें ये उन्होंने बोला
कि कंपनी जो है वो भारत में अपनी फैक्ट्री और वेयर हाउस खोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बंगाल, मद्रास और कलकत्ता। बंगाल का मतलब कलकत्ता, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, इन 3 जगह पर इन्होंने फैक्ट्रियां वगैरह खोली और यहाँ से इनका 60% जो एक्सपोर्ट है वो होता था। 1707 में क्या हुआ कि जो मुगल्स है वो वीक होना शुरू हो गए। फिर 1717 में एक कमजोर शासक फर्रुखसियार आया, तो उनसे जो ब्रिटिशर्स हैं या कंपनी है ने यहाँ पर फरमान ले लिया कि हमें बंगाल में ट्रेड करने की अनुमति दिया जाए। जिससे क्या हुआ कि इन्होंने फिर फरमान का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ लोकल लोग भागा, तो इसके चलते फिर बात सिराजुद्दौला और दूसरे नवाबों के पास पहुंची। फिर यहाँ पर 1717-27 के बीच में क्या हुआ कि नवाब कुली खां, जो कि नया ऑटोनोमस रूलर था बंगाल का, जिन्होंने बंगाल में जो आप बोल सकते हैं कि जो ऑटोनोमस अपना किया था, जैसे बंगाल हो गए, फिर अवध हो गया, फिर हैदराबाद हो गया, इन्होंने अपना ऑटोनोमस बना लिया था। तो नवाब मुर्शिद कुली खान ने क्या किया, जो 1717 वाला फरमान था उसको एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड करने से मना कर दिया। ठीक है, 1755 में क्या हुआ, क्योंकि इनको फ्रेंच कंपटीशन से डर था, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपना जो फोर्टिफिकेशन था उसको और मजबूत करना शुरू कर दिया कलकत्ता में, विदाउट नवाब्स परमिशन। एक्चुअली कर रहे थे फ्रेंच से बचाव के लिए, लेकिन चूंकि बिना परमिशन के कर रहे थे, इसलिए सिराजुद्दौला को बुरा लगा। तो इसके चलते क्या किया, फिर सिराजुद्दौला ने 1956 में फोर्ट विलियम को कैप्चर कर लिया कलकत्ता में और इसको अलीनगर नाम दे दिया। फिर फरवरी 9 1757 क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल फोर्स के रूप में आई। फिर 23 जून 1757 को क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, और उसके बाद आप इतिहास जानते हैं। नेक्स्ट है ताना भगत मूवमेंट। अब देखिए अभी क्या हुआ कि ट्राइबल्स ऑफ द ताना भगत सेक्ट आर डिमांडिंग कंप्लीट सेल्फ रूल इन द लातेहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। अभी जो झारखंड में एक ट्राइबल रहते हैं जिनका नाम है ताना भगत सेक्ट, झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में, ये चाहते हैं कि हम सेल्फ रूल चाहते हैं, हमें किसी भारत सरकार या फिर किसी झारखंड सरकार की जरूरत नहीं, ये कह रहे हैं। ये जो है ये ओरांव ट्राइब्स एक रहते हैं वहां पे, उसकी ये सेक्ट है, यानी ओरांव एक जनजाति है, उसी के अंतर्गत एक और जन उपजाति है, का नाम ओरांव है। ये गांधीयन फिलोसफी में बिलीव करते हैं। ठीक है, ये जो जनजाति है। ताना भगत मूवमेंट, अब इससे लाइमलाइट में आ जाता है कि ताना भगत मूवमेंट था क्या, ये 1914 अप्रैल में शुरू हुआ था यात्रा भगत की लीडरशिप में। क्यों, क्योंकि ओरांव कम्युनिटी के जो लोग थे छत्तीस छोटा नागपुर में, वो इविल प्रैक्टिसेस को रोकना चाहते थे, और साथ साथ जो जमींदार पॉलिसीज थी, जो कि उनको एक्सप्लॉइट करने की पॉलिसीज थी, उसको ये रोकना चाहते थे, इसलिए ताना भगत मूवमेंट चला। और ये जो भगत मूवमेंट था, इसका जो संस्थापक था वो कौन था, यात्रा भगत, जो कि छोटा नागपुर के रीजन का, जो मैंने बात बताई, वहां से बिलोंग करते थे, वहीं पर ये मूवमेंट चली। यात्रा गाइडेड हिज फेलो मेट्स टू डिसओबे रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये गांधीयन फिलोसफी में बिलोंग करते हैं, तो इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश रूलर के द्वारा जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको मानने से मना कर दिया, और इसके फॉलोअर्स को फिर ताना भगत के नाम से जाना जाने लगा। इसके साथ साथ उन्होंने 1921 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी भाग लिया। देखिए 4 यहाँ पर, फोर ट्राइबल रिवोल्ट्स प्रेसिडेंट मुर्मू इन्वोक्ड इन हर इनॉग्रेल स्पीच। अब देखिए अभी इनॉग्रेल स्पीच दिया द्रौपदी मुर्मू ने, तो उन्होंने 4 जो ट्राइबल रिवोल्ट हुए हैं इंडिया में उसका नाम लिया। सबसे पहले इन्होंने नाम लिया संथाल रिबेलियन, ये 1855-56 में हुआ था, आपने किताब में पढ़ा होगा मॉडर्न हिस्ट्री की। और ये कहाँ हुआ था, प्रेजेंट डे झारखंड में ये जगह पड़ता है जहाँ पर संथाल रिबेलियन हुआ था 1855-56 में, अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जमींदारी सिस्टम। ये 2 लोगों के खिलाफ था, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था और दूसरा जमींदारी सिस्टम के। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ इसलिए था क्योंकि ये शोषण करने लगे थे, और साथ ही जो जमींदार थे ये ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर इनकी जमीन वगैरह हड़प रहे थे। यहाँ पर 4 मुर्मू ब्रदर्स का नाम है यहाँ पर, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये इन्होंने इस रिवोल्ट में बहुत ज्यादा भाग लिया था, इसके चलते इनका नाम आपको देखने को मिल रहा है, सिद्धू और कान्हू, चांद और भैरव। लीडरशिप की भूमिका में थे ये। रिबेलियन की बात करें तो 1870 में ये हुआ था, यानी कि रिबेलियन से भी 30-35 साल पहले।
ये क्या है, एक क्लास ऑफ मिलिट्री लिeutenants ट्रेडिशनली रिक्रूटेड बाय द किंग्स ऑफ ओडिशा। अब देखिए ये जो पैका वाले थे, पैका रिवोल्ट जो किया था इन्होंने, ये कौन लोग थे? ये किंग ऑफ ओडिशा जो उस समय रहते थे पहले, तो उनके द्वारा ये मिलिट्री रिटेनर्स थे, यानी कि जब राजा को जरूरत पड़ती थी तो इनको लड़ने के लिए बुलाया जाता था। तो चूंकि पहले से ही लड़ाकू थे, तो जब ब्रिटिशर्स का अत्याचार यहाँ पर हुआ तो इन्होंने यहाँ पर विरोध किया। इनमें जो मेन नाम है यहाँ पर, आपको बहुत लंबा नाम है, बख्शी, जगबंधु, विद्याधर, महापात्रा, बराम्बर राय। ये आपको इतना बड़ा नाम है, जो कि हाईएस्ट रैंकिंग मिलिट्री जनरल ऑफ द बनिशेद खुर्द किंग है, लेड एन आर्मी ऑफ पैकास टू ज्वाइन द अपराइजिंग ऑफ द खोन्स। तो उस समय जो खोन की अपराइजिंग हो रही थी, तो उसमें पैका को कहा आप भी जाके इसमें शामिल हुई। ये किसने कहा? जो आपको नाम आपको दिख रहा है, इन्होंने कहा। कोल रिवोल्ट की बात इन्होंने की। कोल रिवोल्ट, तो कोल रिवोल्ट ट्रेवल फ्रॉम द छोटा नागपुर एरिया, ये भी देखिए छोटा नागपुर एरिया में हुआ था, और ये 1831 में इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ विरोध किया। तो वही बात है, क्यों किया? क्योंकि इनकी लैंड और प्रॉपर्टी को नॉन ट्राइबल सेटलर्स के द्वारा हथिया लिया जा रहा था, और नए नए जो लैंड कानून आ रहे थे जिससे इनको नुकसान होने वाला था, इसके चलते जो कोल लोग थे उन्होंने विरोध कर दिया। इसको लीड किसने किया था? बुद्धू जगत, जोया जगत और मदारा महतो, इन तीनों ने इसको लीड किया था। ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए, ठीक है। कि पूछ लिया जाता है मैच ऑफ द फॉलोइंग कि इसमें कौन सा जो था किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, और साथ में आपको ये साल भी याद रखना चाहिए, कौन सा आंदोलन जो है किस साल में हो रहा है। ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाएगा, कि इसको क्रोनोलॉजिकल में आप ऑर्डर में सजाइए, ये आ सकता है। और किस रीजन में हुआ ये भी आपको याद रखना चाहिए। After the British intruded into the Bhil territory in Maharashtra Khandesh region, the tribals pushed back fearing exploitation under the new regime in 1818। तो 1858 में क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स इस एरिया में घुस आए जहां पर भील रहते थे महाराष्ट्र के खानदेश रीजन में, तो यहाँ पर जो ट्राइबल्स थे वो इनके शोषण से इतना घबराए गए कि इन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह किया। और ये इसके जो लीडर थे वो कौन थे? सेवाराम। को फिर इस आंदोलन को ब्रिटिशर्स ने कुचल दिया। सारे आंदोलन की तो वही हालत हुई है। बैटल ऑफ राजेंगला, रिजंगला। अब ये एक बैटल का नाम यहाँ पर हो रहा है, रिजंगला। ये क्या है? नवंबर 18 2022 वाज द 60th एनिवर्सरी ऑफ द बैटल ऑफ राजेंगला। अभी जो 18 नवंबर 2022 बीता है वो 60 एनिवर्सरी थी किस चीज की? बैटल ऑफ राजेंगला की। अब ये जो स्थान है बैटल ऑफ राजेंगला, जैसे कि आपने नाम सुना है, ला के नाम से होता है, ला किसी भी नाम के पीछे लाल लगा हुआ तो इसका मतलब वो एक पास है, दर्रा है। बुमडीला, एक तरह आप नाम सुना होगा ना, बुमडीला, जलेपला, इस तरीके का नाम आपने सुना होगा करंट अफेयर में। तो ये जो जो स्थान है वहां पर एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? 1962 का चाइना युद्ध। यहाँ पर बहुत ही ब्राइट स्पॉट, यानी कि ऐसा ये पूरे युद्ध तो पूरा चाइना बॉर्डर पर फैला हुआ था, ठीक है, लेकिन ये कुछ स्पोर्ट्स में से है जहां पर बहुत भयंकर यहाँ पर लड़ाई हुई थी। इस दिन में क्या हुआ था? 18 नंबर को क्या हुआ था? तेरह की जो कुमाऊं की सी कंपनी है मेड देयर हीरोइक लास्ट स्टैंड अगेंस्ट द चाइनीज आर्मी इन द हाई हिमालयज ऑफ लद्दाख। तो ये एरिया जो है वो लद्दाख में पड़ता है, आपको मैप में लोकेट करना चाहिए। ऊपर वाला जो एरिया है, ये देखिए, ये भारत का जो ऊपर का मैप है, तो यहाँ पर जो एरिया है वो लद्दाख वाला एरिया है। तो यहाँ पर ये एक स्थान पड़ता है, बैटल ऑफ राजेंगला यहीं पर यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर क्या हुआ था कि लास्ट स्पॉट था, यानी कि सारी जगह से जब इंडियन हार गए थे तो ये जो सबसे लास्ट स्पॉट था जहां पर जो इंडियन थे वहां पर सामना कर रहे थे, इसलिए ये जो न्यूज में आ गया है। विजय दिवस की बात, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। विजय दिवस, विजय दिवस और विक्ट्री दिवस इज कॉमेमोरेटेड ऑन December 16। ये जो विजय दिवस है या फिर विक्ट्री दिवस है, ये कब कॉमेमोरेट किया गया? ये 16 दिसंबर को कॉमेमोरेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमने पाकिस्तान को हराया था बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर के दौरान, और इसके बाद जो है बांग्लादेश का गठन हो गया था। अब ये जो इंडो पाकिस्तान वार हुआ था 1971 का, क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था कि हम बांग्लादेश की एड कर रहे थे, बांग्लादेश की मदद कर रहे थे, ताकि वो खुद में समर्थ हो सके और वहां से जो रिफ्यूजी जो भारत में भाग के आ रहे थे, इससे हमारा बर्डन बढ़ रहा था, उसको रोका जा सके। तो इसके चलते क्या हुआ कि इससे पाकिस्तान चिड़चिड़ा गया और उसने हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिए। एयर स्ट्राइक किसने किए? कहाँ कहाँ किए? अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुरा, अंबाला, सिरसा और आगरा, इन 6 जगहों पर, 6 या 7 जगहों पर इन्होंने एयर स्ट्राइक किए। तो इसके बाद जो इंडिया है वो फॉर्मली वार में कूद गया, और 13 दिन के अंदर इसने पाकिस्तान को धूल चटाई। और जो विश्व के इतिहास में सबसे कम समय में जीतने वाली जो युद्ध है उसमें ये एक शामिल है।
ठीक है। अब देखिए ये पाकिस्तान वाले से जो बांग्लादेश का इशू था वो क्यों था, उस समय ये पाकिस्तान है और वो ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन आजादी के बाद ये बांग्लादेश कहलाया। तो इसमें क्या दिक्कत था ये दोनों में, चूंकि एक ही देश था फिर भी दिक्कत क्या था, सबसे पहले ये दोनों अलग अलग जियोग्राफिकल डिस्कनेक्ट था, यानी कि पाकिस्तान पड़ता है भारत के इस साइड में और बांग्लादेश है यहाँ पर आपको इस तरीके से देखा जाता है, ये है ऐसे ऐसे करके कुछ बांग्लादेश है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर आसाम है और इस तरफ त्रिपुरा वगैरह है। यहाँ पर ये बांग्लादेश है और बीच में पूरा इंडिया है। ये जो इतनी दूरी थी यहाँ पर अनफिजिबल था कि यहाँ से आना पड़ता था इनको पूरा घूम के, नहीं ये इंडिया है तो ये पूरा इनको घूम के आना पड़ता था। इसके चलते फिर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ की आबादी उर्दू मानने वाली, यहाँ की आबादी बंगाली मानने वाली, और ये चाहते थे कि यहाँ भी उर्दू उर्दू चले, तो इसके चलते इन्होंने रिवोल्ट यहाँ पर इनसे अलग होना चाहते थे, ठीक है। शिमला एग्रीमेंट की बात करें तो जब युद्ध हारे ही है पाकिस्तान वाले, तो 2 जुलाई 1972 को एक एग्रीमेंट हुआ शिमला में। तो इसमें क्या हुआ कि जो भी एरिया पर लड़ाई चल रही थी उस समय भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पे, वेस्ट वाले रीजन की बात हो रही है, जहां पर भी लड़ाई चल रही थी, तो जहां पर सीज फायर हुआ, जिस दिन सीज फायर हुआ, तो उस एरिया उस लाइन को मान लिया गया ये लाइन ऑफ कंट्रोल होगा, एलओसी, ठीक है। एलओसी जो आज बोलते हैं वही है, 1971 के बाद ये अस्तित्व में आया, 1972 में शिमला एग्रीमेंट के बाद, तो वहां पर बोल दिया कि ये एलओसी होगा और इसको बिना किसी कारण के, चाहे वो कोई अपने आप से नहीं करेगा, और अगर कोई भी किसी तरीके की बयानबाजी हो रही हो तो भी इसको वायलेट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर सीज फायर हो गया, लेकिन सीज फायर उल्लंघन तो हर साल या हर साल क्या हर दिन किया जाता है। और शिमला कन्वेंशन से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, शिमला कन्वेंशन क्या है, ये रिपब्लिक ऑफ तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में 1913-14 में हुआ था कि तिब्बत की स्थिति क्या होगी, यानी तिब्बत को हम क्या मानेंगे, किसका हिस्सा मानेंगे, ये सब वगैरह, इसके ऊपर शिमला कन्वेंशन हुई थी, और ये है शिमला एग्रीमेंट जो हमारा वाला है। नेक्स्ट चलते हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव की बात करते हैं। मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम, मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम क्या है कि अभी क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 1000 जो मॉन्यूमेंट है उसको प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है, किस लिए, ताकि वहां पर उसको रख रखाव के लिए प्राइवेट सेक्टर को दे दिया 1000 मॉन्यूमेंट को। अब इसके बाद इसके बारे में जानते हैं, ये जो स्कीम शुरू हुई थी मॉन्यूमेंट मित्र स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने शुरू किया था, लेकिन अभी जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आ गई है, तो ट्रांसफर कर दिया गया। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत एक बॉडी है जो बहुत ही फेमस है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो इसका काम देखती है, ठीक है, रख रखाव वगैरह का। लेकिन फिलहाल क्या किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें बुलाया गया है कि आप इसका रख रखाव कीजिए। ये जितने भी सेंट्रली प्रोटेक्टेड हेरिटेज प्रॉपर्टी है उस पर ये अप्लाई होगा, यानी उन सारों का, उन जितने भी सेंट्रली प्रोटेक्टेड हेरिटेज प्रॉपर्टीज है उनको रख रखाव के लिए यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को बुलाया जा रहा है। एम्स एट इंश्योरिंग इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव प्रोविजन, वही सारी बातें कि वहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर रहेगा तो वहाँ पर जो सुविधाएं हैं वो बढ़ेंगी। इसके साथ साथ जो वहाँ पर प्राकृतिक और जो नेचुरल साइट्स हैं वो वहाँ पर उसका बहुत ही ज्यादा उसमें रुचि लेंगे लोग, और जो इसमें प्राइवेट सेक्टर भाग लेंगे उनको बोला जाएगा मॉन्यूमेंट मित्र, ठीक है। स्वदेश दर्शन 2.0, इसके बारे में बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इसको लॉन्च किया, स्वदेश दर्शन। अब ये क्या है, इसमें जो थीम बेस्ड जो टूरिस्ट सर्किट होते हैं उसका डेवलपमेंट की बात की गई है। जैसे कि मानिए रामायण सर्किट, रामायण सर्किट में क्या होता है कि राम से रिलेटेड जो भी आपको प्लेस मिलते हैं वहां पर उसको जोड़ा जाता है, उनका डेवलपमेंट किया जाता है। जैसे कि यहाँ अयोध्या है, यहाँ पर गया है, यहाँ पर चित्रकूट है, यहाँ पर रामेश्वरम है, कुछ भी है, तो ये जहाँ जहाँ रामायण का एरिया है वहां पर उसको डेवलप किया जाता है। और वहां पर स्पेशल ट्रेन वगैरह भी चलाई जाती है ताकि वहां पर जो लोग हैं एक ही ट्रेन से पूरे टूरिस्ट को घूम सके, पूरे सर्किट को घूम सके। बुद्धिस्ट सर्किट है तो बुद्ध लोगों के लिए भी है, यहाँ पर लुम्बिनी में है, फिर बोध गया में है, फिर आप बोल सकते हैं वाराणसी में सारनाथ है। तो यहाँ पर सबको डेवलप किया जाएगा और इनको एक ट्रेन चला दी जाएगी। इससे क्या होगा कि जो लोग बुद्धिस्ट सर्किट का सारा जगह देखना चाहते हैं वो एक ही बार में सब घूम लेंगे। तो स्वदेश दर्शन स्कीम ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की है और टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ये किया गया है। इसको शुरू किया गया था 2014-15 में। अभी तक 76 प्रोजेक्ट इसमें सैंक्शन किए जा चुके हैं और अभी क्या हुआ है कि इसको 2.0 भी इसका लॉन्च कर दिया गया, स्वदेश दर्शन 2.0। अब देखिए जो 2.0 का जो मेन एक इसमें जोड़ दिया गया है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को बुलाया जाएगा ताकि जो टूरिज्म है और जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उसमें इन्वेस्टमेंट आ सके। अभी देखिए क्या बोला जा रहा है कि इट में हेल्प इन इंक्रीजिंग पब्लिक फील्ड ऑफ
tourism and operation and maintenance of the created assets under the scheme. ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम, इस पर हम बात करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑपरेट्स ए ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम अंडर विच फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया आर organized in the other countries, showcasing folk art and other cultural events such as exhibition, dance, music, theater, food fest, literary fest, film fest, yoga etc. तो अभी क्या है, जो ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम अभी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक लॉन्च किया है इन्होंने। क्या किया जाता है कि दूसरे देशों में इंडिया के जो कल्चरल इवेंट्स और फोक आर्ट है, जैसे कि एग्जीबिशंस हो गया, डांस, म्यूजिक, थिएटर, फूड फेस्ट, लिटरेरी फेस्ट, फिल्म फेस्ट, योगा, जो इंडिया की जो कल्चरल चीजें हैं उसको वहां पर शोकेस किया जाता है, जिससे कि इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़े। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होगी इसमें, क्योंकि विदेश मंत्रालय का मामला है, उसमें उसको भी यहाँ पर लिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, ग्रांट इन एड दिया जाता है इंडो फॉरेन फ्रेंडशिप कल्चरल सोसाइटीज को, ताकि प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज वगैरह जो है वो ऑर्गेनाइज किए जा सके। कल्चर मिनिस्ट्री गूगल इंडिया उड़ान इनिशिएटिव, अब देखिए ये क्या है। इसमें क्या है कि जो इंडिया की जो अनवेवरिंग और अनडाइंग स्पिरिट है, जो इंडिया का भावना है, इंडिया का जो कल्चर है, उसको मार्क करने के लिए यहाँ पर 75 साल जो हुए हैं, उसको मार्क करने के लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है, जिसको इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलकर, ये दोनों मिलकर काम करेंगे और इसको इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन और लिटरेरी वर्क्स, इसके ऊपर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहला रामचरितमानस, जो कि तुलसीदास द्वारा लिखा गया था। देखिए ये पोएम कब लिखा गया था, 16वीं सेंचुरी में जब ये लिखा, और किस भाषा में, अवधी डायलेक्ट में, यानी अवधी भाषा में लिखा गया था, जिसके चलते क्या हुआ कि जो लोकल लोग थे वो भी इसको पढ़ पाए। पहले था जो वाल्मीकि रामायण है वो संस्कृत में है, तो संस्कृत आजकल कौन जानता है, तो इसके चलते लोग पढ़ नहीं पाते थे, सिर्फ जो विद्वान लोग थे वही पढ़ते थे। इसको इन्होंने क्या किया, अवधी भाषा में लिख दिया, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया। इसमें इन्होंने 7 चैप्टर में इसको डिवाइड किया है, और जिसको कांड बोला जाता है, जैसे किष्किंधा कांड, बाल कांड, सुंदर कांड, आपने सुना होगा। इसमें राम जी की जन्म से लेके उनके अयोध्या के राजा बनने तक के सफर को दिखाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जो उन्होंने लिखा था, इनके बारे में जानते हैं। इनका ओरिजिनल जो नाम था वो था राम भोला पांडे, ठीक है, राम भोला पांडे, जिन्होंने रामचरितमानस लिखा। ये अकबर के समकालीन थे, यानी कि अकबर जिस समय शासन कर रहा था उसी समय इन्होंने किताब लिखी। इसके बाद यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि चूंकि इन्होंने रीजनल डायलेक्ट का प्रयोग किया, इसके चलते बहुत सारे जो लोग थे, इसके बाद जो आगे बोला जाता है, दिस अट्रैक्टेड द राइट ऑफ एंशिएंट संस्कृत स्कॉलर्स, इसके चलते क्या हुआ कि जो विद्वान थे संस्कृत वाले लोग, वो इससे खफा हो गए कि इन्होंने इतने पवित्र ग्रंथ को कैसे नॉर्मल भाषा में ट्रांसलेट कर दिया। और इस चीज को जो तुलसीदास है, उन्होंने अपनी जो एक पोएम है कवितावली, उसमें इन्होंने इस चीज को दर्शाया भी है कि कैसे इनका गुस्सा इनको झेलना पड़ा। मीटी स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। मीटी स्क्रिप्ट ये जो है मणिपुर की स्क्रिप्ट है। तो अभी क्या हुआ है कि 15 जनवरी 2023 से मणिपुर में जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन्होंने मीटी स्क्रिप्ट का यूज करना शुरू कर दिया। अब इस स्क्रिप्ट के बारे में जानते हैं। इस स्क्रिप्ट को पैट्रोनाइज जो किया गया था, यानी संरक्षण जो दिया गया था, वो मीटी रूलर्स के द्वारा दिया गया था। और ये जो लैंग्वेज है वो डिसयूज कब होना, इसको इस्तेमाल कब बंद कर, और हिंदुइज्म आ गया। मणिपुर में जब हिंदुइज्म की एंट्री हुई तो वहां पर बंगाली स्क्रिप्ट पॉपुलर हो गई, और ये जो उनकी अपनी जो लैंग्वेज स्क्रिप्ट थी वो गायब होना शुरू हो गई। इसका जो सबसे पहले जो एपिग्राफिक रिकॉर्ड मिलता है वो है 1467 से 1508 के टाइम का, जो कि और किसके ऑर्डर पर बनाया गया था, मेडिंगी क्यांबा के, वहाँ का एक जो राजा है, वहाँ का नाम है, ये आपको देखने को मिल रहा है, मेडिंगी क्यांबा। तो उनके द्वारा एक ऑर्डर पे ये एक स्टोन इंस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखा गया था खोइबी विलेज में। तो वहाँ पर सबसे ज्यादा पुराना वो इनका स्क्रिप्ट देखने को मिलता है। अभी इसका जो मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ कि हमारा जो अपना जो स्क्रिप्ट है उसको हम यूज करेंगे, ये 1930 में स्टार्ट हुआ और 1950 तक ये लगभग चला। अब जो मणिपुर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1979 का है, उसने मणिपुरी लैंग्वेज को कैसे डिफाइन किया कि मिटोलियन रिटेन इन बंगाली स्क्रिप्ट, ये लिखा उन्होंने, जो कि बहुत ज्यादा है मणिपुरी पॉपुलेशन मेजोरिटी की,
में उसके द्वारा ये बोला जाता है। लेकिन दोहरे केस में क्या किया गया, इसमें अमेंडमेंट किया गया और उसमें मणिपुरी लैंग्वेज को बोला गया कि जो कि लिखा जाएगा मीठी माने स्क्रिप्ट में। यहाँ आपको अंतर दिख रहा है, लैंग्वेज वही है लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो बंगाली से फिर इनका अपना वाला कर लिया गया। तो ये अच्छी बात है, अपनी स्क्रिप्ट को बढ़ावा देना चाहिए। कुमार संभवम की बात करें, ये क्या है, ये कुमार संभवम एक एपिक पोएम है जो कि कालिदास के द्वारा लिखा गया था, कुमार संभवम। और इसको माना जाता है कि जो कालिदास के जो बहुत ही ज्यादा अच्छा जो काम है वो इसमें देखने को मिलता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा इसको अच्छा क्या बोलते हैं सम्मान मिलता है, इस जो वर्क है इतना अच्छा इसको माना जाता है। ठीक है, और ये जो पोएम है किसमें लिखा गया है, क्लासिकल संस्कृत में लिखा गया है। इसमें क्या किसी के बारे में डिस्कशन किया गया है, आस्केटिक शिवा यानी जो शिव भगवान है जो पार्वती से शादी करते हैं, तो उसके बारे में इसमें चर्चा है। पाइथागोरस थ्योरम की बात करें इन वैदिक एरा टेक्स्ट, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो पाइथागोरस थ्योरम है और हमारा जो बौद्धयान का जो शूल सूत्र है उसमें एक स्टेटमेंट है जो कि आप उसको पाइथागोरस थ्योरम मान सकते हैं। बौद्धयान का शूल सूत्र उसमें ये स्टेटमेंट है, उसमें पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा दिया गया है। जैसे कि आपको पुराना समय में आपको देखने को मिलता है, जैसे कि जो आइसोसेल्स ट्रायंगल्स देखने को मिलता है, सिमेट्रिक ट्रापेजिया देखने को मिलता है, रेक्टेंगल्स देखने को मिलते हैं। तो वो जो कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है वैदिक पीरियड में जो यज्ञ वगैरह होते थे, तो वो आपको इस तरीके के शेप होते थे, इस तरीके के शेप होते थे। तो इससे ये पता चलता है, और बौद्धयान का जो शूल सूत्र है उसमें भी ये चीज मेंशन है कि पाइथागोरस थ्योरम का जो पता है वो वैदिक लोगों को भी था। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये देखिए, ये अगर ये 90 डिग्री है तो ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, ये दोनों का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये इसकी लंबाई का स्क्वायर निकल जाएगा। इसका जो यूज होता है किस चीज में होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है, नेविगेशन में होता है, एस्ट्रोनॉमी में होता है। संस्कृत प्रॉब्लम इन पाणिनि अष्टाध्यायी, तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। अष्टाध्यायी क्या है, पन्नी की बात करें तो ये एक संस्कृत फिलोलॉजिस्ट थे, ग्रामीरियन थे और बहुत ही ज्यादा सम्मानित ये स्कॉलर रह चुके हैं एंशिएंट इंडिया में। इनकी जो काल माना जाता है वो है 6th से 4th सेंचुरी बीसीई, और इनको फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्ट बोला जाता है या फिर फादर ऑफ लिंग्विस्ट बोला जाता है, जिन्होंने लैंग्वेज का यूज किया इंफॉर्मेशन को डिकोड करने के लिए। इन्होंने जो पन्नी जो बुक लिखी थी वो लगभग 6 से 5 सेंचुरी बीसी में लिखी थी, जिसमें संस्कृत के पीछे का जो साइंस है उसमें इसको इन्होंने एक्सप्लेन किया है। क्लासिकल लैंग्वेजेस की बात करें तो हमारे यहाँ अभी फिलहाल 6 जो लैंग्वेज है वो क्लासिकल है का स्टेटस उसको मिला हुआ है। सबसे पहले तमिल को मिला था 2004 में, उसके बाद संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु को भी 2008 में मिला, मलयालम को 2013 में, उड़िया को 2014 में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला था। अब देखिए, ये जो दर्जा दिया जाता है वो किसके द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दिया जाता है, और एक लैंग्वेज एक्सपर्ट कमेटी होती है वो इसको यहाँ पर सिलेक्शन करती है। अब देखिए इसमें कौन कौन सा उसमें गुण होना चाहिए जिसके चलते किसी लैंग्वेज को क्लासिकल का दर्जा दिया जाए। सबसे पहले उसमें बहुत ज्यादा पुराने उसमें रिकॉर्डेड हिस्ट्री और टेक्स्ट होने चाहिए, यानी कि जो किताबें या पुस्तकें उस लैंग्वेज में होने चाहिए वो पुराने होना चाहिए, लगभग 1500 से 2000 साल पहले। ठीक है, दूसरा बात कि उसमें बहुत ज्यादा रिच आपको लिटरेचर और टेक्स्ट होने चाहिए जिसको वैल्यूएबल माना जाता हो। सबसे पहले तो हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए 1500 से 2000 साल पहले। दूसरे बाद उसको जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है और जो उसके पहले भी की भी बहुत सारी जनरेशन है उसके द्वारा वो जो लिटरेचर है उसको वैल्यूएबल माना जाता हो। तीसरा, द लिटरेरी ट्रेडिशन बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड फ्रॉम अदर स्पीच कम्युनिटी, ये जो लिखने वाला कला है वो किसी दूसरे से कॉपी नहीं होनी चाहिए बल्कि ओरिजिनल होनी चाहिए। चौथा है, द क्लासिकल लैंग्वेज एंड लिटरेचर बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम मॉडर्न, देयर मे बी आल्सो डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्लासिकल लैंग्वेज एंड इट्स लेटर फॉर्म्स और इट्स ऑफशूट, क्योंकि ये मॉडर्न से तो अलग है लेकिन उनकी डिसकंटिन्यूटी भी हुई है बीच में, चूंकि अब जैसे कि बहुत लंबा पुराना ये आपको बोल सकते हैं कि स्क्रिप्ट है या लैंग्वेज है, तो बीच में चूंकि दूसरे लैंग्वेज आ गए तो वहां पर वो थोड़ी पॉपुलर हो गई, लेकिन ये फिर भी कंटिन्यूटी बनाए हुए।
तो उसको देखते हुए यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आज का जो लास्ट यहाँ पर पेज आपको डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, मोया मेकर्स ऑफ जॉयनगर। ये देखिए मोया, मोया है ये, तो मोया बोला जाता है, मोआ। अभी क्या हुआ कि इसका जो जीआई टैग तो इसको मिला हुआ था, तो उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। इस जॉयनगर का जो मोआ है उसको 10 साल के लिए इसका जीआई टैग एक्सटेंड कर दिया गया है। अब देखिए इसका जो जो ओरिजिन है वो कब माना जाता है, 1904 में इसका ओरिजिन माना जाता है। इसको कैसे बनाया जाता है, जो पॉप्ड राइस है, यानी कि जो आप एक तरह से लाई बोल सकते हैं, उसका उसमें गुड़, चीनी, काजू और बादाम और किशमिश मिला के इसको बनाया जाता है। बहुत टेस्टी लगता है ये। इसका सेल्फ लाइफ बहुत शॉर्ट होता है, इसका मतलब इसको बिना फ्रिज के 5 दिन से ज्यादा स्टोर नहीं किया कर सकते हम लोग। इसकी चूंकि ये बहुत कम समय में खराब हो जाता है, इसके चलते इसको एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल होता है। हाल ही में क्या हुआ, 2020 में जाके इसको एक्सपोर्ट थोड़े छोटे लेवल पे इसको 5 दिन में खराब हो जाता है, इसलिए ऐसा किया गया है। टू आइडल्स स्टोलन फ्रॉम तमिलनाडु वेयर ट्रेस्ड टू द यूएस। अब देखिए क्या हुआ है, तमिलनाडु से चुराए गए 2 जो मूर्तियां हैं वो यूएस में पाई गई हैं। ये कौन सी मूर्तियां हैं, जो नरसिम्हा की है और गणेश की है, ठीक है। और ये कहाँ कौन सी टेम्पल से बिलोंग करती है, यहाँ चोरी हुई थी, वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल, अलाथुर, तिरुवरूर डिस्ट्रिक्ट, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। इसको कहाँ टेस्ट किया गया है, ये निल्सन आल्किंस म्यूजियम में पाई गई हैं दोनों मूर्तियां। और ये 50 साल पहले चोरी हुई थी, और फिलहाल अभी जो इनकी मूर्तियां हैं वो इनके रिप्लिका के तौर पे है, यानी कि इनके नकली मूर्तियां वहां पर बना के रखी गई हैं, और जो पुरानी मूर्तियां थी वो अभी फिलहाल यहाँ म्यूजियम में है। तो अभी जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये काम है कि कोई भी अगर इनका कल्चरल प्रॉपर्टी कुछ अगर इधर उधर होता है या चोरी होती है, तो उसमें ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसमें चार्ज लेती है, उसके बारे में पता छानबीन करती है और उसको लाने का काम करती है, ठीक है। इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है 1970 की यूनेस्को कन्वेंशन का, जिसमें मीन्स ऑफ प्रोहिबिटिंग एंड प्रिवेंटिंग द इलिसिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, इसको डिनाई किया गया है। यानी कि किसी भी देश का जो कल्चरल प्रॉपर्टी है उसको अवैध तरीके से इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इंडिया ने इसको रेटिफाई किया था 1977 में। अब नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज हमारी एक मिशन है, जिसका मकसद क्या है कि एक नेशनल डेटाबेस बनाना है, किस चीज के ऊपर, हेरिटेज और साइट्स के ऊपर, तो ये काम है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन भी हमारा एक है, जिसको 2003 में लॉन्च किया गया था, इसलिए ताकि जो हमारे यहाँ जो बहुत मैन्युस्क्रिप्ट पाए जाते हैं इंडिया में, उसको कोई निकालना, उसके बारे में उसको संरक्षित करना, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ये इनिशिएटिव है। एससीओ एससीओ टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल। एससीओ टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल जो पहले वाला है वो किसको बनाया गया है, वाराणसी को। यानी पहली बार ये चीज शुरू की गई, एससीओ टूरिस्ट एंड कल्चरल कैपिटल होगा, और ये पहली बार ही किसको मिला है, वाराणसी। और एससीओ में कितने सारे देश है, लगभग 8-9 देश हैं, और सोचिए 8-9 देश में से जो वाराणसी को है वो पहला ये गौरव मिला है, ठीक है। ये कहाँ हुआ, समरकंद उज्बेकिस्तान हुई है, ठीक है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी जो है वो हमारे, और सिटी है, यानी कि ऐसी सिटी जो पुराने समय से चलती आ रही है और अब तक चलती आ रही है, यानी बीच में डिसकंटिन्यू नहीं हुई, ठीक है। ये देखिए, ये जो है एजुकेशनल और म्यूजिकल सेंटर का एक हब रह चुकी है और अभी भी है। यहाँ पर आपको बंगाली बनारस घराना जो है वहाँ यहाँ पर ओरिजिनेट हुआ। यहाँ पर बहुत सारे जो फिलोसोफर, पोइट्स, राइटर, म्यूजिशियन, सेंट्स वगैरह यहाँ पर रह चुके हैं और अभी भी रहते हैं। इंडिया का जो सबसे ओल्डेस्ट संस्कृत कॉलेज है, बनारस संस्कृत कॉलेज, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के दौरान यहाँ पर स्थापित किया गया था, ये अभी भी यहाँ पर मौजूद है। मखाना गेट से जीआई टैग, मखाना अभी क्या है, मखाना जो है उसको जीआई टैग मिल गया है। मखाना कहाँ का प्रोडक्ट है,
क्या होगा कि यहाँ जो लोग मखाना की खेती करते हैं उनकी उसकी ब्रांडिंग हो जाएगी, चलेगा चलते ये बहुत ही सिग्निफिकेंट हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये जो रीजन है ये रीजन है, ठीक है। और ये जो रीजन है इस तरफ ये भोजपुरी रीजन है। ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को मिलता है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो या फिर इंडस्ट्रियल गुड हो, वो उनको मिल सकता है। और इसका सबसे संबंधित जो संबंध है वो है ये एक निश्चित टाउन से निकलता है, टाउन या कोई प्लेस से निकलता है। ज्योग्राफिकल टैग नाम ही है इसका, यानी किसी ज्योग्राफी से निकल रहा है। ये कोई भी एग्रीकल्चर का हो सकता है, नेचुरल कोई प्रोडक्ट हो सकता है या मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो सकता है, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो या फिर इंडस्ट्रियल हो। सिक्योरिटी की बात करें तो इससे एक बार जब इसको मिल जाए तो इससे क्या होता है कि दूसरे जो कस्टमर है वो इसके क्वालिटी लेके निश्चित हो जाए, फिर उनको अच्छी क्वालिटी का चीज जो है वो मिलता है बिना किसी के। अब देखिए कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, प्रोड्यूसर हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या अथॉरिटी हो, वो इस चीज को क्लेम कर सकते हैं। इसके प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर हो सकते हैं, कोई भी पर्सन के एसोसिएशन हो या प्रोड्यूसर्स हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या अथॉरिटी हो। सॉरी, their name should be entered in the register of geographical indication as registered proprietor for the geographical indication applied for। इनका नाम है वो रजिस्टर ऑफ जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो है उसमें शामिल होना चाहिए, ताकि ये इस चीज के लिए वो अप्लाई कर सके। ये 10 साल के लिए एक बार मिलता है, जीआई टैग जो है उसको 10 साल के लिए फिर एक्सटेंड किया जाता है। अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि मोआ जो था जयनगर का, उसको 10 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। देखिए जो इंडिया में जो जीआई टैग दिए जाते हैं उसको जाते हैं, एक एक्ट है जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1999, इसके द्वारा दिए जाते हैं। और सबसे पहले दार्जिलिंग टी को 2004-5 में दिया गया था, 2003 में इसका ये फोर्स में आ गया था ये एक्ट। पांचवा आपको बहुत यूनिक आपको लग रहा होगा, आंट चटनी, यानी चींटियों वाली चटनी। यानी चींटियों वाली चटनी चींटियों के खाने के लिए नहीं, चींटी को ही खाने वाली चटनी, यानी जिसमें चींटी को मार के उसको उसकी चटनी बना के खाई जाती है चींटियों की। ये देखिए ये चींटी है, उसको खाया जाता है। अरे भाई ये कहाँ पर पाया जाता है? मयूरभंज, कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है मयूरभंज, वहां पर ये सुपर फूड एंड चटनी यहाँ पर पाई जाती है। कैसे बनाया जाता है इसको? एक पेड़ है वहां पर, एक पेड़ है वहां पर उसके पत्तों में ये जो चींटियां हैं वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, बहुत ही ज्यादा संख्या में पाई जाती हैं। तो इनको क्या किया जाता है, वहां से निकाल के फिर वहां से इसको पकड़ के से एक ओखली ओखली होती है ना, जिसमें हम लोग एक हैमर जैसा कुछ होता है लोहे का, उससे इसको कूटते हैं। तो इसमें चींटियों को डाल दिया जाता है, इसमें लहसुन प्याज और मिर्चा डाल के इसको कूटा जाता है, चींटियों को इसमें मार के फिर इसमें मिला के सारा उसको फिर आराम से चटनी की तरह चाटिए। लेकिन इसमें एक चीज बोला गया है कि इसमें बहुत ही ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है इस चींटी में, इसमें कैल्शियम होता है, इसमें जिंक होता है, इसमें विटामिन B12 आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, फाइबर होता है, कॉपर होता है और 18 एमिनो एसिड भी इसमें पाए जाते हैं, जिससे कि हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलती है और जो डिजीज है, रोग है, उससे ये ये सुरक्षित रखती है। तो आप अगर खाना चाहेंगे चींटी वाली चटनी तो आप यहाँ पहुंच सकते हैं। इसको भी जीआई टैग मिला है, इसलिए ये न्यूज में है। जियो टैग मिला नहीं है, इसको मांगा गया है, इसके लिए मिल ही जाएगी, यूनिक चीज है ना। तो इस वीडियो में हम लोगों ने पूरा ये जो मैगजीन है वो कवर कर लिया, और हम अगले वीडियो में इसलिए वो करेंगे, नए मैगजीन को करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड बाय।